अदालत में अगर हम न्यायपूर्ण ढंग से शासन नहीं चलाते, सुशासन नहीं करते, सबको न्याय नहीं देते, मेरे बगल में जसवंत सैनी जी बैठे, मेरे बगल में स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी बैठे, मेरे बगल में नरेंद्र कश्यप जी बैठे, मेरे बगल में हमारे धर्मवीर प्रजापति जी बैठे, मेरे बगल में रामकेश निषाद जी बैठे, सुरेंद्र चौधरी, ये क्या सामाजिक न्याय नहीं है? ये माननीय हंसराज शर्मा जी बैठे, बैठे। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये जाना चाहते हैं माननीय सभापति जी, बैठिए भाई, गुरु जी बैठिए। माननीय सभापति जी, मैं अभी गिनाऊंगा इधर, तो जितने लोग बैठे हैं उनको देख करके इनके छाती में जैसे सांप लौट जाता है, वैसी इनकी स्थिति हो जाती है। और मैं आपको देखिए, मुझे ये टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज सदन में इसलिए कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के एक मुख्य सचेतक विधानसभा में है, विधान परिषद में उठाना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कहा कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और स्वामी प्रसाद जी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, और बहन मायावती जी ने कहा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी गिरगिट। हमने नहीं कहा है, हम जो कहा गया केवल बता रहे। मेरा कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनजाति का हो, अगर यह सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो उसके आधार पर उनका विकास भी कर रहे हैं और गारंटी के साथ कहते हैं। हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, हमने गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, गुजरात का जो विकास का मॉडल था, सुशासन का जो मॉडल था, उसे उत्तर प्रदेश में अपनाने का काम किया, और आज उत्तर प्रदेश उसी दिशा में, जैसे गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ा वैसे बढ़ रहा है। आज तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल विश्व का मॉडल बन गया है। लेकिन जब सबका साथ सबका विकास होता है तो थोड़ी परेशानी होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं यह विषय चूंकि पिछले सत्र में आ चुका है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, न तो भारतीय जनता पार्टी और न केशव प्रसाद मौर्य, न कोई भी जाति जनगणना के कोई विरुद्ध नहीं है, लेकिन जब देश के माननीय सभापति जी, जब अभी मैं वो चूंकि उससे जुड़ा हुआ इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य हम लोग विधानसभा के अभी जीते, अब उसमें प्रचंड बहुमत से जीते। अब उसमें डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। बड़ी समस्या है समाजवादी पार्टी को, अरे भाजपा वाले यादव को मुख्यमंत्री क्यों बना दिए? अरे वो कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ कोई भी बन सकता है। भजन लाल शर्मा जी, मैं यहाँ कोड नहीं करना चाहिए, कोड नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी अच्छी नहीं होती है। हमारे एक साधारण कार्यकर्ता थे, पहली बार विधायक बने थे। माननीय सभापति जी, इन लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। जब सत्ता में थे तब इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि हमें इस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ी जाति के लोग भी रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं, नौजवान भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, किसी का ध्यान नहीं रखा। और जब सत्ता से चले गए तब क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, आप जा चुके हो। और माननीय सभापति जी, मैं पूरे विश्वास से एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकता हूं, अभी 2047 तक वापसी की संभावना आप लोगों की नहीं है, और हम पूरे भरोसे से आपको बता रहे हैं। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है माननीय सभापति जी, उस चुनाव में भी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। उन्होंने 4 बातें कही थी, शायद आपने उसको सुना होता तो यहां सदन में जब उधर से बोलते तो इस बात की प्रशंसा करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देश में 4 जातियां हैं, 4 जातियां ऐसी हैं उनको सेवा करने के भाव से, बाकी जाति का प्रमाण पत्र मिलता, सबकी जातियां अलग अलग हैं, लेकिन 4 जातियों की व्याख्या विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने किया कि पहली जाति हमारी गरीब है। गरीब की कोई जाति नहीं होती,
वो अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसका है इससे मतलब नहीं, लेकिन गरीब है तो उसकी सेवा में कमी नहीं होने देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का संकल्प है। दूसरा उन्होंने कहा देश के और प्रदेश के हमारे जो युवा हैं, युवा किस जाति का होता है जी? युवा युवा होता है, वो देश का, प्रदेश का भविष्य होता है, परिवार का भविष्य होता है। तीसरा उन्होंने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 संसद में आया। अब अगर नारी शक्ति को सदन में 1/3 हिस्सा मिलने जा रहा है, तिहाई हिस्सा मिलने जा रहा है, 33% मिलने जा रहा है, तो उसका स्वागत करना चाहिए जी। उन्होंने किसानों को कहा, माननीय सभापति जी, मेरे को आरक्षण नहीं मिला था, माननीय अंबेडकर जी, मुझे आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार का उप मुख्यमंत्री हो। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग ओबीसी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, किसी को आरक्षण नहीं मिला था। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को इतने बड़ी जिम्मेदारी पर भी बैठाती है और उसको बड़ा। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, अब मैं नहीं कह रहा मानसिक संतुलन बिगड़ गए, इन्हीं के पार्टी के एक मुख्य सचेतक ने कहा है, आपने पढ़ा होगा, और आप ही की नेता बहन मायावती जी ने इनके नेता को, अध्यक्ष जी को कह दिया गिरगिट। अगर ये वास्तव में न्याय चाहते तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी को मेरी ओर से सदन के माध्यम से मैं चाहूंगा, सभापति जी, अति पिछड़े में अगर सबसे ज्यादा संख्या तो अति पिछड़ों की है, तो उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन वो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जानते हैं यहाँ तो ये बोल सकते हैं मुख्यमंत्री बना देगा, ये भी हो जाए। चलिए हो जाए, लाल बिहारी बैठी, अरे करके बात आप बैठिए। माननीय सभापति जी, आज पिछड़े वर्ग को मान सिंह जी पिछड़े वर्ग को संवैधानिक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। अरे एक बार ये बोलते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम इसका धन्यवाद करते हैं। अगर आप कहते हैं कि नीट में आरक्षण की व्यवस्था किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर आप कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन में पिछड़ों को भी आरक्षण दिया गया है, हम इसका वेलकम करते हैं। अरे कुछ तो ऐसा बोलो। देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति कौन है इस समय? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। अरे कभी एक बार इसका भी स्वागत करते हैं। माननीय सभापति जी, मैं बोलने का विषय नहीं कह रहा हूं, अगर मैं जानता हूं ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप जो सामने से जो बोले हैं, मैं उसका इसलिए जवाब दे रहा हूं कि हमारी जो सरकार है, अब आप यह भी जानते हो वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते माननीय सभापति जी, जाति जनगणना कराना, जाति जनगणना की बात ये करते हैं, और जाति जनगणना संविधान के अंदर एक व्यवस्था दी गई है, और जिस व्यवस्था के क्रम में संघीय सूची के क्रमांक 69 पर अंकित है कि भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय जनगणना आयोग अधिनियम 1948 है, उसके अंतर्गत ये इस जनगणना का काम कौन कराएगा? तो वो भारत सरकार कराएगी। हाँ, हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। आप चिंता मत करिएगा, आने वाले समय में आप जो सोचते हो उससे बहुत अधिक मोदी जी की सोच तो 1000 साल की है जी। 1000 साल विकसित भारत की गारंटी की यात्रा, उसमें आप, मैं पिछली बार भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, आप जाया करो जी। ये सरकारी कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी की सभा में मत आओ, लेकिन जब गरीब अरे बैठिए भाई, टोका की नहीं। माननीय सभापति जी, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 56 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए गए। उसमें क्या आप जाके पता करो, जो पिछड़ी जाति के 2 करोड़ का फिर ऐलान हुआ है हमारे बजट में, अभी बजट में चर्चा करूंगा। उसमें चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, सामान्य जाति के गरीब है, दिव्यांग तक के लिए माननीय सभापति जी व्यवस्था की गई। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। ये सदन पूरा भरा पड़ा है, हमारा विधानसभा पूरा भरा पड़ा है, सबको समान अवसर देने का काम किया जा रहा है। और यहाँ कोई कार्यकर्ता, कोई आज केवल साधारण सदस्य, कल को हो सकता है उत्तर प्रदेश के वो नेतृत्व करे। यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच बड़ी व्यापक है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपनी सोच में बदल लाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और सच्चे राम राज्य की प्रतीक बन करके उभर रही है, और यहाँ लगातार जो हमें जनादेश मिल रहा है, भाषण से नहीं मिल रहा है, धरातल पर काम करने से मिल रहा है, सबका साथ, सबका विकास करने से मिल रहा है।
और इसके कारण से जो आप जो लेकर के ये जो अधिकार भारत सरकार को है और भारत सरकार सबको न्याय दिलाने के लिए कितना काम कर रही है और उन कामों की चर्चा प्रदेश सरकार मिलकर के काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उसमें आपके पास जब मुद्दों का अभाव है तो मेरी समस्या नहीं है, वो समस्या आपकी है, आपकी पार्टी की समस्या है। आप एक ही मुद्दे को हर सत्र में लेकर के आते हो, सोचते हो इसमें से कोई लीड मिल जाएगी, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी के इतिहास को भूला नहीं है। और आप को मैं ये निवेदन, माननीय सभापति जी निवेदन करता हूं, आप अधिकार है आपको या लोकतंत्र में, आप बार बार ये ले आए, रोज लावे विषय, हमको उसकी समस्या नहीं है, हम उसका उत्तर देंगे, लेकिन जो हमको करना है जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। जनता ने लगातार हमें उत्तर प्रदेश और देश की बागडोर सौंपी है और देश की बागडोर हमें पूरा विश्वास है काम के आधार पर वेग चल रहा है, मोदी नाम की सुनामी चल रही है और वह सुनामी 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जिता करके 2024 में फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो सूचना है वह सूचना है एक नियम 105 के अंतर्गत आग्रह करने योग्य है। कहीं पर भी इस सूचना के आधार पर जो मांग उठाई है वह केवल मुद्दे की तलाश में भटकते हुए लोग हैं। अब मैं फिर वही बात नहीं दोहराऊंगा, मैं निवेदन यही करूंगा कि आप सार्थक मुद्दे लेकर के आइए। सरकार तो अच्छे भाव से आपके सुझाव को सुनेगी और अच्छे सुझाव देंगे, उस पर अमल करेगी, लेकिन ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं, भारत सरकार से संबंधित है और भारत सरकार सबका साथ सबका विकास स्वयं भी कर रही है, हमको भी वही निर्देश है, हम उसी के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने का निवेदन करते हैं।